नमस्कार दोस्तों। मैं एडवोकेट पवन अरोड़ा आप सभी के साथ 48 जीएसटी काउंसिल मिनट्स के अहम मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, 48 जीएसटी काउंसिल मिनट के तीन अहम टॉपिक्स थे जो डिस्कशन एजेंडास थे डिस्कशन के लिए। पहला एजेंडा था जीएसटी ट्राइब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा एजेंडा था ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर डिसीजन लेना था। और तीसरा मेन एजेंडा था डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ जीएसटी लॉ। दोस्तों, पहले दो मुद्दों पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। जीएसटी ट्राइब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूशन और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में चल रहे वैल्यूएशन और टैक्स रेट के इशू के ऊपर जीएसटी काउंसिल ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। डीक्रिमिनलाइजेशन में जरूर एक फैसला लिया गया, बट जो हम डिस्कशन में पाएंगे कि वो फैसला भी कुछ खास रिलीफ लेकर नहीं आया है असेसीज के लिए। बट हाँ, जरूर डीक्रिमिनलाइजेशन में कुछ एक बेनिफिट दिया है जो हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के थ्रू शुरू के 10 मेन जो डिसीजंस हैं अहम सबके लिए, उसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। सबसे पहला डिसीजन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर ओन पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर जो एक डिसीजन लिया। दोस्तों, जब ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर बिजनेस पर्पसेस के ऊपर टैक्सेबिलिटी और आरसीएम आया था, तो कुछ टैक्स प्रोफेशनल्स ने ये व्यू फ्रेम कर लिया था कि अगर कोई प्रोप्राइटर अपना पर्सनल हाउस रेजिडेंशियल ड्वेलिंग पे लेता है तो उसको भी आरसीएम देना पड़ेगा। आरसीएम की एंट्री इस तरीके से कंफ्यूजिंग है। हालांकि मेरा व्यू और बहुत सारे प्रोफेशनल्स का व्यू ये था कि अगर कोई प्रोप्राइटर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में घर ले रहा है अपने खुद के रहने के लिए, जो वो अपने बिजनेस एक्सपेंडिचर में नहीं डालता है और बिजनेस कैपेसिटी में नहीं है, पर्सनल कैपेसिटी में है, तो उसके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है और कोई आरसीएम नहीं है। दोस्तों, कुछ प्रोफेशनल्स ने इसके ऊपर डाउट रेज किया, दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की। दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआईसी ने इस बात को क्लैरिफाई किया और अब थ्रू सर्कुलर वो इस बात को क्लैरिफाई कर देंगे कि अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग पर्सनल यूज के लिए है प्रोप्राइटर के, तो वो टैक्सेबिलिटी के परव्यू में नहीं आती है और आरसीएम की कैपेसिटी में नहीं आएगी। बट हाँ, अगर कोई बिजनेस एंटिटी ने अपना बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम किया है और बिजनेस की कैपेसिटी में वो रेंट घर पे लिया है तो टैक्सेबिलिटी है। तो इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन 48 जीएस काउंसिल में डिसाइड किया गया कि दी जाएगी। दोस्तों, दूसरा अहम मुद्दा जो 48 जीएसटी काउंसिल मिनट में डिस्कस हुआ और बहुत रेलिवेंट है, वो है सेक्शन 16 टू सी के प्रोवाइजो के ऊपर। सेक्शन 16 टू सी का प्रोवाइजो यह बोलता है कि अगर आपने वेंडर को पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं करी तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, और रूल 37 उसको मैकेनिज्म देता है। बट फील्ड फॉर्मेशन और सब जगह ये कंफ्यूजन था कि वो प्रोविजन ये नहीं बोलता है कि अगर आपने लेट से 5 लाख की पेमेंट करनी है तो उसमें से 3 लाख की अगर आपने पेमेंट कर दी और 2 लाख की पेमेंट आउटस्टैंडिंग है 180 दिन से ऊपर, तो आपको 2 लाख का क्रेडिट रिवर्स करना है या 5 लाख रुपए के ऊपर पूरा क्रेडिट रिवर्स करना है। सो उसके ऊपर रूल 37 में अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ, जिसमें रूल 37 ने ये प्रोवाइड किया कि आपको जो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्सल करना है। Now they will issue a clarification and they give an effect to that amendment retrospectively from 1st October 2022 only, जब से ये रूल में इंसर्ट हुआ है। पर दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ये प्रोविजन रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 से ही होना चाहिए, सिंस द इंसेप्शन ऑफ लॉ। क्योंकि ये सर्विस टैक्स में भी यही अप्लाई किया जाता था लॉजिक कि जितना पेमेंट आपने प्रोपोर्शनेट नहीं किया उतना ही प्रोपोर्शनेटली आपको रिवर्सल करना चाहिए। सो मेरा ये रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट को कि इस पॉइंट को रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 से करे, ना कि 1 अक्टूबर 2022 से। दोस्तों, एक बहुत और अहम मुद्दा जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया और ये बहुत वेलकम चेंज है मेरी तरफ से। वो चेंज क्या है कि सेक्शन 16 टू सी बोलता है कि जब तक आपका वेंडर पेमेंट नहीं कर देता आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब वेंडर ने पेमेंट की या नहीं की उसका चेक करने का एक लौता मैकेनिज्म जो गवर्नमेंट ने है वो ये है कि आपका 2A में अगर रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो जनरली आप लोग क्रेडिट ले लेते हैं। वो बाद में एक डीप स्क्रूटनी में पता लगता है कि वेंडर ने पेमेंट किया कि नहीं किया। अब जब भी हमारे जैसे अगले साल का सितंबर आ गया और जैसे अब नवंबर हो गया है, तो सितंबर आने तक
आपका 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो वेंडर सब्सिक्वेंटली लेट से गवर्नमेंट को पे कर देता है, तो उस केसेस में क्या होगा? सो अक्सर हम अपने क्लाइंट्स को ये एडवाइस करते थे कि आपका अगर नेक्स्ट ईयर का सितंबर आ गया और जैसे अब नवंबर आ गया, तो आप क्रेडिट ले लीजिए एक बार और उसको इमीडिएट रिवर्स कर दीजिए, और जब आपका 2A में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा तब आप उस क्रेडिट को ले लीजिएगा। Now government the council has recommended to insert rule 37A in GST rules, जिसमें ये प्रोसीजर प्रेस्क्राइब होगा कि अगर आपके वेंडर ने पेमेंट नहीं करी सरकार को टैक्स की, तो आप किस तरीके से पहले क्रेडिट रिवर्स करेंगे, और वेंडर के सरकार को पेमेंट कर देने के बाद, मतलब वेंडर ने आपके सप्लायर ने सरकार को टैक्स पे कर दिया और 16(2)C का कंप्लायंस हो गया, उसके बाद आपको क्रेडिट कैसे रिक्लेम कर सकते हैं। सो नाउ गवर्नमेंट इसको रूल 37A के थ्रू ला रही है। बट दोस्तों मेरा इसका व्यू ये है कि ये सिंस इंसेप्शन 1 जुलाई 2017 से ही माना जाना चाहिए कि एक बार अगर आपने क्रेडिट रिवर्स कर दिया और आपके वेंडर ने पेमेंट कर दी, तो आप रिक्लेम करने के लिए एलिजिबल है, उसमें कोई बात होना नहीं चाहिए। चाहे ये रूल प्रोस्पेक्टिव रूल 37 अब आ रहा है, लेकिन ये पहले से ही होना चाहिए। दोस्तों जीएसटी काउंसिल मिनट में एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए नो क्लेम बोनस के ऊपर। दोस्तों नो क्लेम बोनस एक फॉर्म ऑफ डिस्काउंट है टू गिव एन इंसेंटिव टू दोज कस्टमर्स, टू दोज इंश्योर्ड जिन्होंने क्लेम नहीं किया लास्ट ईयर। सो नो क्लेम बोनस कब मिलता है कि अगर आपका कोई भी क्लेम नहीं है लास्ट ईयर, तो आपको नो क्लेम बोनस इंडस्ट्री इंश्योरेंस कंपनी देती है। बट फील्ड फॉर्मेशन, मैं अगर एग्जांपल दूं, डीजीजे राजस्थान ने एक ये व्यू फ्रेम कर लिया था कि ये नो क्लेम बोनस इज नॉट अ डिस्काउंट ऑन द इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट, बट इट्स समथिंग एल्स, इट्स अ इंसेंटिव व्हिच यू आर गिविंग टू देम, सो दे आर नॉट अलाउइंग द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 में जो डिस्काउंट ओवर द इनवॉइस का बेनिफिट मिलता है वो अलाउ नहीं कर रहे थे, और इसके ऊपर टैक्स डिमांड रेस कर दी थी, और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी को डीजीजे राजस्थान ने शोकॉज नोटिस भी इशू कर दिया था। सो दोस्तों इस पॉइंट पे नाउ दे काउंसिल हैज रिकमेंडेड टू इशू अ सर्कुलर, बिकॉज जीआई काउंसिल ने इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया बिफोर द जीएसटी काउंसिल एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री, एंड देन फाइनली the council is now recommended to issue a circular on this point कि ये no claim bonus जो है इसकी deduction permissible है from the value of the insurance policy and net value पे tax payable रहेगा। दोस्तों 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन डीक्रिमिनलाइजेशन पे लिया गया, जो एक बहुत मेन एजेंडा था। दोस्तों एक्सपेक्टेशन तो बहुत थी इस डीक्रिमिनलाइजेशन प्रोविजन से, बट डीक्रिमिनलाइजेशन प्रोविजन के नाम पे बहुत स्मॉल रिलीफ मिला है, जिसको कहते हैं कि आपके हाथ में कैंडी दे दी हो, टॉफी की गोली पकड़ा दी हो। बट ठीक है, जो रिलीफ आया उसको एक बार डिस्कस करते हैं। दोस्तों जीएसटी जीएसटी एक्ट में सेक्शन 132 में बहुत सारे ऑफेंसेस प्रिस्क्राइब्ड हैं। 4 ऑफेंसेस जो सेक्शन 132 ए बी सी डी में डिफाइंड है, उन ऑफेंसेस में अगर टैक्स अवेजन 5 करोड़ से क्रॉस कर जाता है तो वो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बाकी के ऑफेंसेस 2 करोड़ से 5 करोड़ की लिमिट में है या 1 करोड़ से 2 करोड़ की लिमिट में है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकता है, जो 1 साल और 2 साल की है, जिसमें इम्प्रिजमेंट हो सकता है। तो अब जीएसटी काउंसिल ने ये डिसाइड किया कि एक्सेप्ट द केस वेयर द इनवॉइस इज इशूड विदाउट सप्लाई, यानी कि बोगस इनवॉइसिंग के अलावा बाकी जो केस है उसकी जो थ्रेश होल्ड मिनिमम लिमिट है 1 करोड़ वाली प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने की, उसको बढ़ा करके हम 2 करोड़ कर देंगे। तो सिर्फ इतना सा बेनिफिट हुआ है कि जो मिनिमम लिमिट है 1 करोड़ फॉर इंस्टीट्यूशन लॉन्चिंग अ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट अ पर्सन, उसको 1 करोड़ से बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बाकी कोई रिलीफ नहीं है। अगर आपका आज भी 5 करोड़ से क्रॉस होता है और आपके वो 132 ABCD के टैक्स अवेजन और आईटीसी रॉन्ग अवेलमेंट है, तो आपको आज भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि अरेस्ट प्रोविजंस को रिलैक्स कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने की जो लिमिट, जो नॉन कॉग्निजेबल और वेलेबल ऑफेंसेस की लिमिट 1 करोड़ से बढ़ा करके 2 करोड़ कर दी गई है, एक्सेप्ट बोगस इनवॉइसेस के केस में। हाँ जरूर 3 केसेस में डिक्रिमिनलाइजेशन हो गया है जहां पर प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं की जा सकती है। वो 3 केसेस क्या है?
कि अगर आप ऑफिसर्स को उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइक कोई इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी आई और आपने उसको सपोर्ट नहीं करा, या आपने अपने एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ की है, डॉक्यूमेंट्स के साथ टेम्परिंग की है, या फिर आपने ऑफिसर को डॉक्यूमेंट जो उसने मांगे हैं वो प्रोवाइड नहीं किए हैं, इन तीनों केसेस में भी डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकता था। अब इन तीन ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अब इन तीन ऑफेंसेस के ऊपर दे कैन नॉट लॉन्च अ प्रोसिक्यूशन। सो डिक्रिमिनलाइजेशन के नाम पे ये छोटा सा रिलीफ मिला है। एक्सपेक्टेशंस थी कि अरेस्ट प्रोविजंस को बहुत ज्यादा रिलैक्स किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और डिक्रिमिनलाइजेशन में ये स्मॉल बेनिफिट जो है, थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाने का 1 करोड़ से 2 करोड़, और ये तीन ऑफेंसेस को प्रोसिक्यूशन से बाहर ले जाने का जो डिसीजन लिया गया है लास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। एक और इंपॉर्टेंट चेंज जीएसटी काउंसिल मिनट में दोस्तों ये हुआ है कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं या जो लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, जो भी लॉन्ग टर्म सर्विसेज लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या थी। दोस्तों आप सब जानते हैं कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट 5 से 7 साल और 8 साल तक चलते हैं, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, और आने वाले 4 साल 5 साल बाद या तो वो फ्लैट किसी और को बेच देते हैं या फ्लैट कैंसिल कर देते हैं, और बिल्डर्स उसको बायबैक कर देते हैं। तो ये रही फ्लैट कैंसिलेशन की बात। सो दोस्तों टैक्स किस पे लगता है? टैक्स लगता है फ्लैट की सर्विस, बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड आउट किया था कि ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है। सो टैक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे, बट अगर मैंने फ्लैट कैंसिल ही करा लिया तो इट मींस दैट मैंने कोई भी फ्लैट सर्विस अवेल ही नहीं करी। अब होता क्या था दोस्तों, सेक्शन 34 में क्रेडिट नोट इशू करने की जो टाइम लिमिट है अगले साल की सितंबर, जो अब बढ़कर नवंबर हो चुकी है, इतना ही होता था। तो अगर मैं बात करूं, मैंने कोई फ्लैट 17-18 में बुक कराया और आज मैं 21-22 के मई मंथ में उसको कैंसिल करा रहा हूं, तो बिल्डर जो है उसने जो मेरे से 17-18 से लेकर के आज 21-22 तक जो जीएसटी चार्ज किया है, तो उसमें कितना बेनिफिट सरकार से वापस ले सकता था? सिर्फ और 21-22 ईयर, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का बिल्डर गवर्नमेंट से टैक्स लायबिलिटी वापस ले सकता था। बाकी 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 का जो मेरा टैक्स है वो बिल्डर को रिफंड नहीं मिलता था, और बिल्डर मुझे कभी भी वापस नहीं करता था। एंड फ्रेंड्स, मैंने हमेशा ये सजेस्ट किया है कि यस, कस्टमर कैन टेक द रिफंड बाय देयर ओन, क्योंकि उसने सर्विसेज ली नहीं, तो जब सर्विसेज नहीं ली तो क्योंकि फ्लैट कैंसिल हो गया तो बायर रिफंड क्लेम कर सकता था। अब finally government has decided to provide the procedure that how these flat buyers will be able to claim the refund of the amount of which builder is not able to take the adjustment। तो यानी कि अगर मेरे एग्जांपल में बात की जाए तो 1 साल की एडजस्टमेंट तो बिल्डर लेकर के आपको जीएसटी वापस कर देगा, लेकिन बाकी जो 4 सालों का जो बिल्डर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है उसका रिफंड जो है वो आप बायर सरकार से वापस ले सकता है। जैसे कि मैंने अभी कल ही एक केस हैंडल किया जहां पर 50 लाख रुपए का टैक्स चार्ज था, और बिल्डर उसका बेनिफिट नहीं ले पाया, तो वो 50 लाख रुपए कस्टमर के ऊपर बर्डन बिल्डर ने पास ऑन कर दिया। अब वो कस्टमर 50 लाख का रिफंड सरकार से वापस ले सकता है। सिमिलरली जो इसमें एग्जांपल दिया गया कौन से मिनट्स में, एक इंश्योरेंस, अगर आपको पता हो कि इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको 1 साल की पॉलिसी, 2 साल की पॉलिसी थोड़ी सस्ती मिलती है, 3 साल की पॉलिसी थोड़ी और सस्ती मिलती है, और इसमें एक प्रोविजन होता है कि आप कैंसिल भी करा सकते हो। तो जब लेट से आपके 2 साल बीत गए पॉलिसी को और लास्ट ईयर रह गया, बट आप उस पॉलिसी को कैंसिल कराना चाहते हैं, या हो सकता है कुछ पॉलिसीज जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं लाइक फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस, वो कुछ टर्नओवर बेस्ड भी होते हैं। तो फायर इंश्योरेंस टर्नओवर बेस्ड होता है कि आपकी कितनी टर्नओवर है, कितना आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, उसके बेस पे फायर इंश्योरेंस का प्रीमियम डिसाइड होता है। बट लेट से आपने प्रीमियम एडवांस में पे कर दिया और 3 साल के बाद आपका प्रीमियम कम बनता था, लेकिन आपने एक्स्ट्रा प्रीमियम जमा करा रखा था, या आपने पॉलिसी कैंसिल करा दी, तो आपका 2 साल का प्रीमियम एडजस्ट हो गया, 1 साल का रिफंडेबल है। तो उस केस में गवर्नमेंट आपको प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करेगी कि बायर कैसे रिफंड ले सकता है उस केस में। सो इस केस में बायर को रिफंड देने का प्रोविजन और प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करने जा रही है गवर्नमेंट, और दिस इज टू माय व्यू वेरी वेलकम चेंज। ऑल्दो मैं पहले भी रिफंड क्लेम कर सकता था बीइंग अ बायर, बट अब क्योंकि प्रोसीजर प्रिस्क्राइब हो जाएगा, सो बायर्स को डिफिकल्टीज नहीं आएगी रिफंड क्लेम करने में। सो दिस इज वेरी वेलकम चेंज फ्रॉम द
जीएसटी काउंसिल एंड द गवर्नमेंट। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चेंज फॉर द फ्रेट फॉरवर्डर्स। दोस्तों हुआ क्या कि ओशियन फ्रेट, जो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया है, जो गुड्स बाहर जा रहे हैं, उसके ऊपर ओशियन फ्रेट लेविएबल था टैक्स को, लेकिन उस पे एग्जेम्पशन थी कि जो गुड्स आउटसाइड डेस्टाइन्ड है उसके ऊपर एग्जेम्पशन अवेलेबल थी। अब 1 अक्टूबर से उस एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर लिया गया बिकॉज उसका सनसेट क्लॉज था। वो सनसेट क्लॉज हटने के बाद ओशियन फ्रेट फॉर ऑन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विच इज मूविंग आउटसाइड इंडिया, उसके ऊपर टैक्स लेवाई हो गया। तो अब प्रॉब्लम क्या आई? अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं उस प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम आ रही थी। सेक्शन 12(8) ऑफ आईजीएसटी एक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स केस के अंदर। उसके अंदर प्रोवाइजो ये उसके अंदर सेक्शन ये बोलता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर सप्लायर भी इंडिया में है, रिसिपिएंट भी इंडिया में है, सो लाइक सप्लायर है, आई एम सप्लायर फ्रेट फॉरवर्डर इन दिल्ली, सप्लायर और माय रिसिपिएंट रिलायंस इंडस्ट्री इज इन मुंबई, तो दोनों इंडिया में है तो सेक्शन 12 एप्लीकेबल होगा। उस केस में बोलता है कि जहां पर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट लोकेटेड है, प्लेस ऑफ सप्लाई वहां होगा। लेकिन अगर गुड्स गोइंग टू आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा आउटसाइड इंडिया। ये प्रोवाइजो था। अब ओशियन फ्रेट 1 अक्टूबर से टैक्सेबल हो गया। प्रॉब्लम क्या आई कि जब ओशियन फ्रेट टैक्सेबल हुआ, तो मेरे एग्जांपल में मैं दिल्ली में फ्रेट फॉरवर्डर बैठा हूँ, मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्री है जो मेरा रिसिपिएंट है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया आउटसाइड इंडिया, और मैंने आईजीएसटी चार्ज किया बाय मेंशनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया ड्यू टू प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 12(8). सो इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्री मुंबई को क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर डिफरेंट है तो हम रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को क्रेडिट नहीं देंगे। हालांकि दोस्तों मेरा इसमें ये व्यू है, ये सरकार का बिल्कुल गलत मानना है, क्योंकि ये क्रेडिट मिल जाना चाहिए। आईजीएसटी लॉ ऐसा कहीं पर भी बार नहीं करता, बट एक बार को सरकार की बात मानते हैं तो ये प्रॉब्लम थी कि रिसिपिएंट इसका क्रेडिट नहीं ले पा रहा था, और 2A में भी ये क्रेडिट रिस्ट्रिक्टिव क्रेडिट दिख रहा था। सो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 के प्रोवाइजो को रिमूव करने का डिसाइड किया है। सो आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 12(8), जो ओशियन फ्लेट का प्लेस ऑफ सप्लाई है वो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट की लोकेशन हो जाएगा। मेरे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई बन जाएगा, और द रिसिपिएंट विल बी एबल टू टेक द क्रेडिट। सो ये फ्रेट फॉरवर्डर की जो प्रॉब्लम थी 1 अक्टूबर की टैक्सेबिलिटी आने के बाद, वो अब इस 48 जीएसटी काउंसिल मिनट के में रिमूव हो गई है। अगेन दिस इज वेरी बिग रिलीफ फॉर दिस इंडस्ट्री, बिकॉज क्रेडिट एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था सबके लिए, जिसके ऊपर अब सॉल्यूशन कर दिया गया है। दोस्तों एक और चेंज मैं कहूंगा, एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। जीएसटीआर 2A और 3B आईटीसी मैचिंग, शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि 17-18 एटलीस्ट, मैं तो मानता हूं कि ये जनवरी 2022 तक कंपलसरी नहीं थी, जब तक सेक्शन 16(2A नहीं आ गया। लेकिन एक बार को माने कि रूल एप्लीकेबल था और रूल को मानना जरूरी था, हालांकि रूल भी बियॉन्ड स्टैट्यूट था, तो रूल भी मानना जरूरी नहीं था 36। पर अगर 17-18 और 18-19 की बात करें, तो तब तो ना कोई रूल था, ना कोई सेक्शन था मैचिंग का, तो मैचिंग कंपलसरी नहीं थी। बट आज भी हम, आप सबको पता है कि शोकोज नोटिस फेस कर रहे हैं, शोकोज नोटिस को कंटेस्ट कर रहे हैं, जहां पर डिपार्टमेंट्स ने आईटीसी 2A वर्सेस 3B के मिसमैच की वजह से शोकोज नोटिस इशू की। ये जो रिकमेंडेशन है जीएसटी काउंसिल की, मैं इसको मानता हूं कि ये एक्नॉलेजमेंट है सरकार की तरफ से कि मैचिंग जरूरी नहीं। क्या रिकमेंडेशन दिया जीएसटी काउंसिल ने? जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया कि हम प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करेंगे फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आईटीसी। इफ देर इज अ गैप इन जीएसटी 3B एंड 2A, तो हम आपको प्रिस्क्राइब करेंगे एक प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19। तो मतलब ये एक अलग प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन का। तो इस बात का एक्नॉलेजमेंट है कि उस 2 सालों में मैचिंग के बेस पे आप आईटीसी डिनाई नहीं कर सकते। सो दिस शुड बी टेकन एज एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट
कि आईटीसी मैचिंग वाज नॉट कंपल्सरी इन 1718 एंड 1819. नाउ दे आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द आईटीसी. जब ये आईटीसी का प्रोसीजर डिफाइन होगा, then we will come again with a video on that particular topic. दोस्तों कुछ और चेंजेस हैं छोटे छोटे, ये कुछ मेन चेंजेस थे जो मैंने डिस्कस करे. एक लास्ट में मेजर चेंज डिस्कस करूंगा, उसके बाद कुछ छोटे छोटे चेंजेस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. दोस्तों जब कुछ सप्लाईज लाइक एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड सप्लाई हुए, बट जो मैं सप्लायर है वो इंडिया में है, तो क्योंकि गुड्स इंडिया में नहीं आ रहे थे तो इसकी टैक्सेबिलिटी के ऊपर शुरू में कंफ्यूजन था. ऑल्दो एक्सपर्ट्स का व्यू था कि टैक्सेबिलिटी होनी नहीं चाहिए, हाई सी सेल के ऊपर, ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं होनी चाहिए. बट टू रिमूव द एम्बिग्विटी, गवर्नमेंट ने फरवरी 2019 में शेड्यूल 3 के अंदर 3 ट्रांजैक्शन इंसर्ट की कि अगर गुड्स मूविंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू आउटसाइड इंडिया तो टैक्सेबिलिटी जीएसटी की नहीं होगी. हालांकि जीएसटी में पावर भी नहीं है उस टैक्स पे टैक्स लगाने की. सेकंड, हाई सी सेल. थर्ड, बॉन्ड सेल फ्रॉम बॉन्डेड वेयर हाउस टू डायरेक्टली टू कस्टमर. सो बॉन्डेड वेयर हाउस से जब तक गुड्स इंडिया में नहीं आएंगे तब तक आईजीएसटी पेबल नहीं होता. तो अगर आप डायरेक्टली सेल करते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस से डायरेक्ट टू कस्टमर, सो उस 3 ट्रांजैक्शन के ऊपर फरवरी 2019 में एक सर्कुलर शेड्यूल 3 में इन 3 को ऐड किया गया था. अब गवर्नमेंट इसको बिकॉज अब फील्ड फॉर्मेशन ने क्या किया, हालांकि इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं थी, बट क्योंकि ये फरवरी 2019 से प्रोविजन आए थे, तो फील्ड फॉर्मेशन ने बोला कि हम इसके ऊपर टैक्स लगा देंगे प्रायर टू फरवरी 2019. सो नाउ दे आर कमिंग विद अ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ऑन दैट दिस अमेंडमेंट शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017 इटसेल्फ. तो 1 जुलाई 2017 से ये शेड्यूल 3 की 3 ट्रांजेक्शन इफेक्टिव होंगी 1 जुलाई 2017 से. तो जिन जिन लोगों को शोकोज नोटिस आए हैं इन 3 इश्यूज के ऊपर, उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ और वेलकम चेंज है जीएसटी काउंसिल की तरफ से, 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में. दोस्तों ये थे कुछ मेजर चेंजेस. अब हम डिस्कस करेंगे 48 जीएसटी काउंसिल मिनट्स में कुछ छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं जो बेनिफिशियल हैं एसएससीज के लिए. सबसे पहला मैं डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, शोकोज नोटिस ऑनलाइन पोर्टल पे आता है, ऑर्डर ऑनलाइन पोर्टल पे आता है, लेकिन जब हम उसकी अपील फाइल करते हैं वो भी ऑनलाइन पोर्टल पे फाइल करते हैं. बट देखा क्या गया कि कुछ अपीलेट अथॉरिटी ने ये प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रखी है कि वो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर मांगते हैं. वो कहते हैं जिस ऑफिसर ने आपको ऑर्डर इश्यू किया उससे उसको सत्यापित करके लाइए, उसको सर्टिफाइड करा के लाइए. अब हुआ क्या, मेरे केस में मेरी गाड़ी पकड़ी गई रास्ते में, ऑफिसर ने मेरे को शोकोज नोटिस दिया, ऑर्डर दिया. अब मैं उसके अगेंस्ट अपील गया तो मुझे अपीलेट अथॉरिटी बोलती है उस ऑर्डर को सर्टिफाई करा के लाओ. मैंने कहा मैं ऑफिसर को कहाँ से लाऊं, अब मेरी तो गाड़ी रास्ते में पकड़ी गई थी. बोले आप उस लोकेशन पे जाओ जहाँ ऑफिसर का ऑफिस है, वहां से उसको सर्टिफाई करा के लाओ. देन आई हैव टू ट्रैवल अगेन एट दैट लोकेशन, मुझे उसको सर्टिफाई कराना पड़ा. अब जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि इसके ऊपर सर्कुलर इश्यू किया जाए कि सर्टिफाइड कॉपी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, अगर है तो किन केसेस में है, और सो दैट इक्वल प्रैक्टिस फॉलो की जा सके और एसएससीज को ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े. तो दैट इज वेरी गुड चेंज. एक चेंज जो आया है, बहुत वेलकम चेंज है दोस्तों. हो क्या रहा था कि पैन नंबर फ्रॉडेडली यूज हो रहे थे. सो एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी मिस्टर एक्स वाई जेड का पैन नंबर किसी एबीसी ने ले लिया और उससे जीएसटी नंबर ऑब्टेन कर लिया फ्रॉडेडली, और उसके ऊपर ट्रांजेक्शन की. अल्टीमेटली होता क्या है, टैक्स एवेजन करा, कोई इनकम टैक्स नहीं दिया, कोई जीएसटी नहीं दिया, एंड आफ्टर सम ट्रांजेक्शन दैट एबीसी रन अवे. अब इनकम टैक्स के नोटिस आए एक्स वाई जेड को क्योंकि पैन एक्स वाई जेड का था. इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं, जीएसटी के नोटिस आ रहे हैं एक्स वाई जेड को क्योंकि जीएसटी एक्स वाई जेड के पैन पे जीएसटी नंबर लिया गया. तो अब ऐसी दिक्कतों को रिमूव करने के लिए अब जब आप रजिस्ट्रेशन लेंगे तो पैन नंबर लेते समय जो पर्सन ने अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी दिया है टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज, वो डेटा फेच करेगा जीएसटी और उसमें ओटीपी भेजेगा. जब तक उस पैन बेस्ड मोबाइल नंबर और पैन बेस्ड ईमेल नंबर पे आप ओटीपी वेरीफाई नहीं कराएंगे तब तक आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा. सो दैट इज वेरी गुड चेंज टू कर्व दिस टाइप ऑफ फ्रॉडलेंट मिसयूज ऑफ द पैन नंबर. दोस्तों उसके बाद एक चेंज और व्हाट दे हैव रिकमेंडेड
अभी होता क्या है कि सेक्शन 74 फ्रॉड फ्रॉड मिसफुल मिसस्टेटमेंट के शोकोज नोटिसेस होते हैं, और सेक्शन 73 में नॉन फ्रॉड केस के शोकोज नोटिस होते हैं। तो फ्रॉड केस में 5 साल का पीरियड होता है और नॉन फ्रॉड केस में 3 साल का होता है। जीएस सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स रिजीम में बहुत सारे आपको ऑर्डर्स मिलेंगे जहां पर कोर्ट्स ने बोला कि ये शोकोज नोटिस जो फ्रॉडलेंट ग्राउंड पे इशू किया गया, क्योंकि इस केस में फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं है, तो दे हैव सेट असाइड द शोकोज नोटिस और द क्वैश द शोकोज नोटिस। अब होता क्या था कि वो शोकोज नोटिस क्वैश हो गया और डिपार्टमेंट दोबारा शोकोज नोटिस इशू कर नहीं पाता था। सेक्शन 17(5) सेक्शन 75 सबसेक्शन 2 के अंदर एक प्रोविजन है कि अगर कल को कोई कोर्ट ये डिसाइड करती है कि सेक्शन 74 में जो शोकोज नोटिस इशू हुआ है उस केस में कोई फ्रॉड या मिसफुल स्टेटमेंट नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि ये शोकोज नोटिस सेक्शन 73 में इशू हुआ है। और उससे क्या फायदा हुआ गवर्नमेंट को? दे विल बी एबल टू सेव एटलीस्ट 3 इयर्स डिमांड। तो अगर उन्होंने 5 साल की डिमांड रेज की है और वो सेक्शन 73 का शोकोज नोटिस हो गया, सो दे विल बी एबल टू सेव 3 इयर्स डिमांड इन दैट केस। अब इसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशंस इशू करने की रिकमेंडेशन दी है काउंसिल ने। सो लेट्स सी वो क्या इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन लेकर आते हैं। सो वी हैव टू वेट फॉर दैट। वन चेंज इज रिटर्न फाइलिंग पीरियड। लेट्स से आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, आपने 1 साल बाद डिसाइड किया कि मैं रिटर्न फाइल कर दूंगा, 1.5 साल बाद डिसाइड किया कि मैं रिटर्न फाइल कर दूंगा। सो अब मैक्सिमम पीरियड जो डिफाइन किया है रिटर्न फाइल करने का वो है 3 इयर्स। सो आपको मैक्सिमम पीरियड मिलेगा 3 इयर्स फॉर द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। 3 साल के बाद अब आप अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे। एक चेंज आया था सेक्शन 17(5)(12) के अंदर कि अगर आपकी 3B और 1 में गैप है तो डायरेक्ट रिकवरी कर सकता है डिपार्टमेंट। अब इस प्रोविजन को फर्दर इफेक्ट में लाने के लिए क्या गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म प्रपोज किया है कि अगर आपका एक पर्टिकुलर मंथ में 3B और 1 में गैप है तो आपको इमीडिएटली इंटीमेशन आ जाएगा। और आपको अगर गैप लगता है कि आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास आएगा उसकी जस्टिफिकेशन फाइल करने के लिए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों है। सो आपको आइदर या तो टैक्स जमा कराना पड़ेगा या फिर जस्टिफिकेशन सबमिट करनी पड़ेगी कि 3B और 1 में डिफरेंस क्यों है, और दैट विल बी हैपन ऑन अ मंथली बेसिस। और अगर ना आपने टैक्स जमा किया और नहीं अगर आपने कोई जस्टिफिकेशन सबमिट किया तो उस केस में आप अगले मंथ की रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज वेरी गुड चेंज एंड दिस इज मूविंग टूवर्ड्स एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 17(5)(12), जहां पर गैप मिलते ही आपसे डायरेक्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएंगी। उसके बाद एक लास्ट डिस्कशन और कर लेते हैं। आईबीसी के अंदर, आईबीसी में क्योंकि कोर्ट डिसाइड करती है कि किसको कितना परसेंटेज ऑफ क्लेम मिलेगा, क्रेडिटर्स को कितना परसेंटेज ऑफ क्लेम मिलेगा, उसमें गवर्नमेंट के ड्यूज भी आते हैं। तो अब गवर्नमेंट एक सर्कुलर इशू करेगी कि जहां पर आईबीसी प्रोसीडिंग्स फाइनलाइज्ड हो चुकी है वहां पर क्या कैसे कैसे प्रोसीजर और कैसे लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, उसके ऊपर क्या प्रोविजंस हैं, गवर्नमेंट ने काउंसिल ने रिकमेंड किया है उसके ऊपर सर्कुलर इशू करने के लिए। सो दोस्तों ये सब जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस थी। गेमिंग इंडस्ट्री, जैसे हमने बोला कि कोई डिसीजन नहीं लिया गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्राइब्यूनल के ऊपर भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया कल। और इस काउंसिल मीटिंग में जो मेन एक और एजेंडा था डीक्रिमिनलाइजेशन का, उसके नाम पे आपको बहुत ही छोटा रिलीफ मिला, बट सर्टेन समहाउ हमें इतने ही रिलीफ के साथ रहना पड़ेगा। तो हमने 48 जीएसटी काउंसिल मिनट के डिस्कशन किए, एक बार इसको क्विकली रिकैप कर लेते हैं। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के ऊपर उन्होंने अगर पर्सनल कैपेसिटी में है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ये क्लैरिफिकेशन इशू करने के लिए बोला है। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस हुआ है, थ्रेशोल्ड लिमिट मिनिमम 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दी गई है, और कुछ 3 ऑफेंसेस को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। रूल 37(1) जहां पर 180 दिन तक वेंडर को पेमेंट नहीं की, अब वहां पर आपको खाली प्रोपोर्शनेट पे टैक्स देना पड़ेगा। जहां वेंडर ने सरकार को पेमेंट नहीं किया और सेक्शन 16(2)(c) में आपको क्रेडिट देना है होता है, वहां पर एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब होगा रूल 37(a) में कि आप टैक्स क्रेडिट दोबारा ले सकते हैं, ये डिफाइन किया गया है। उसके बाद नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए ये क्लैरिफिकेशन आ चुका है। और ओशियन फ्रेट के ऊपर जो आईटीसी अवेलमेंट का इशू आ रहा था वो रिजॉल्व हो चुका है, क्योंकि सेक्शन 12(8) के प्रोवाइजो को ओमिट करने की बात की गई है। गवर्नमेंट इस बात को एक्नॉलेज कर रही है कि 2A और वर्सेस 3B की मैचिंग 17-18 और 18-19 में जरूरी नहीं थी, इसलिए वो एक डिफरेंट मैकेनिज्म प्रोसीजर डिफाइन कर रहे हैं
कि आईटीसी इन पीरियड का कैसे वेरीफाई किया जाए। और मिसयूज ऑफ पैन के लिए अब कुछ कदम उठाए गए हैं। और रिटर्न फाइलिंग रिटर्न फाइलिंग का मैक्सिमम पीरियड 3 साल, और लास्ट में जो अगर 3B1 का गैप है तो आपको टाइम लिमिट कर दिया जाएगा। दोस्तों ये थे 48 जीएसटी काउंसिल मिनट के डिस्कशन। अब जैसे ही कोई ऑनलाइन गेमिंग पे अपडेट आता है या ट्राइब्यूनल की कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई अपडेट आता है तो हम एक फिर वीडियो के माध्यम से आपको इसके ऊपर अपडेट देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट में आप अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। और इसमें एक लिंक फीडबैक लिंक भी देंगे जिससे आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आप उस लिंक पे अपनी इंफॉर्मेशन और फीडबैक फेयर फीडबैक देते हैं इस वीडियो का, तो हम आपको उसके ऊपर अपडेट भी शेयर करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।